नमस्कार दोस्तों, आ गई मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। एमपीपीएससी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर 2026 का जस्ट कंडक्ट होगा, मे बी मई में। तो उसमें आपने देखा है बहुत सारे एक्ट दिए हुए हैं। तो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली एमपीपीएससी में जो रजिस्ट्रार में जो एक्ट आना है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अब किसी भी एग्ज़ाम में यदि कोई एक्ट आता है तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैंने एक आपको छोटी सी टिप्स देनी है। क्योंकि यदि आप उन टिप्स को अप्लाई करते हो तभी आप उस एक्ट को जो है अच्छे से पढ़ पाओगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही एक्ट दिया यूट्यूब उस पे गए, गूगल पे गए, उसको डाउनलोड किया और डायरेक्टली उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें इतने सारे सेक्शंस दिए होते हैं, सब सेक्शंस दिए होते हैं। तो हम कोई लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें लॉ में वकील या लॉयर नहीं बनना है वहाँ पर। हमें सिर्फ उस एक्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है बस उतना पढ़ना है। ना कि आपको गूगल पे जाके आपने डाला आरटीआई एक्ट 2005 और एक लॉ स्टूडेंट की तरह उसको सारे सेक्शंस को रटना स्टार्ट कर देना। और फिर जब पेपर में थोड़ा लिटिल बिट भी वो घुमाता है तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, या तो आंसर को गलत कर देते हो या उसको छोड़ देते हो। तो हमें सिर्फ एमपीपीएससी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सिर्फ एक्ट के संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमें बनाते बनना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ उस पेपर तक हमें याद होना चाहिए। उस पेपर के बाद आप पूछो कि आरटीआई एक्ट का 2005 में क्या है, पेपर जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं है उस एक्ट से। तो हमें लॉ के स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है, रटना नहीं है लॉ को, एक्ट को पूरा नहीं रटना है, क्योंकि उसमें इतने सारे सेक्शन हैं जिनको आपको याद कर पाना संभव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्ट है, बहुत सारे एक्ट दिए रहते हैं। जैसे अभी आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर देंगे, उसमें 2005 है, विश्वविद्यालय अधिनियम है 1978-73 जो भी है। तो आपको इतने सारे एक्ट आप बताओ मुझे कैसे याद करोगे? उसमें एटलीस्ट 2 से 3-4 एक्ट दिए हुए हैं, तो आप उसको कैसे याद करोगे? तो हम स्टार्ट करेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। आरटीआई एक्ट जैसे मैंने लिया, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको गूगल पे जाकर उसको डाउनलोड नहीं करना है और रटना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या। उसमें यदि क्वेश्चन आता है, मैंने मान लीजिए आपसे ही पूछ रही हूँ कि आरटीआई एक्ट जो है 2005 वो हमारा लॉ राइट है, मतलब कि लीगल अधिकार है, या हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये यदि सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो हमारा लॉ का राइट है, मतलब कि हमें कानूनी तौर से मिला हुआ अधिकार है, या वो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको आपको लगेगा कि नहीं ये हमारा कानूनी अधिकार है, नहीं मौलिक अधिकार है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब उसमें पूछा जाएगा यदि मौलिक अधिकार है तो कौन सा मौलिक अधिकार है, तो वो आर्टिकल 19(1) दिया है, 19 दिया है, मतलब कि आर्टिकल धारा 19(1) में दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको कुछ भी बोलना है या कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति है जो आपके मन में विचार आ रहा है उसको व्यक्त करने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 19(1) के तहत हमें मिली है। प्रेस जो रहता है ना, मीडिया, मीडिया को फुल आपको फ्रीडम दे रखा है मीडिया को कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका ये मतलब नहीं है कि आप देश की जो रक्षा से रिलेटेड है या कोई भी देश की ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप स्क्रीन पर शेयर कर दो, वो उसके बारे में हम सूचना के अधिकार 2005 में कुछ सीमित आपको दिए हैं कि उन उन टॉपिक्स पर आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो, उसका अधिकार आपको नहीं मिला है। पर यदि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो भैया ये एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो हमें आर्टिकल 19(1) के तहत मिला है। मेनली भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या हटाने के लिए है। सबसे पहले आरटीआई का जन्म कहाँ हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था, 1766 में ये आया था। तो हमें स्वीडन से लेना देना नहीं है। भारत में आरटीआई की मांग कहाँ से आई थी, तो भारत में आरटीआई की मांग आई थी सबसे पहले राजस्थान में। भारत में आरटीआई का प्रचलन मतलब ट्रेंडिंग में कब आ गया था, तो 1990 में। कौन सा मामला था, तो एमकेएसएस मजदूर किसान शक्ति संगठन, इस मामले में सबसे पहले पता चला कि हाँ आरटीआई एक्ट करके भी कुछ चीज़ होती है। तो ये मैंने आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बताया।
अब क्वेश्चन पेपर में जो घुमावदार क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, जैसे आरटीआई एक्ट को सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तमिलनाडु ने किया था या गोवा ने किया था। तो सबसे पहले तमिलनाडु ने किया था, उसके बाद गोवा ने उसको अपने स्टेट पे लागू किया था। ये जो मैं नेक्स्ट फैक्ट बता रही हूँ उसको दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी एक्ट आप जब पढ़ोगे तो उसको ऐसे ही पढ़ना है। इन एक्ट दैट मीन्स इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए है कि यदि कोई एक्ट है तो वो इन एक्ट मतलब कि पारित कब हुआ, मतलब कि लोकसभा में सहसम्मति से पारित कब हुआ। तो ये पारित हुआ था 15 जून 2005 को। पारित होना मतलब कि लोकसभा से पारित हो जाना कि हाँ अब ये एक्ट है, ये पारित हो चुका है। अब वो एक सेकंड आता है लागू होना या प्रवृत्त होना। इंग्लिश मीडियम के लिए होगा केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स मतलब पारित हो गया है पर पूरे भारतवर्ष में अभी लागू नहीं हुआ है। तो ये लागू कब होगा? 12 अक्टूबर 2005 को। तो पारित होने की तिथि और लागू होने की तिथि दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पारित होना आया उसमें भी वो लागू होने का डेट टिक करके आ जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया है मैंने। पारित होने की तिथि अलग होती है जिसमें लोकसभा से एक्ट को सिर्फ पारित किया जाता है कि हाँ उस पर सील लग गई है। लागू होना दैट मीन्स कि भारत में अब भारत के राज्यों के ऊपर है कि कौन सा राज्य उसको अप्लाई करता है। जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, किसी स्टेट ने उसको तुरंत लागू किया था, किसी ने थोड़ा टाइम लिया था। तो लागू होना दैट मीन्स होता है केम इनटू फोर्स। तो 12 अक्टूबर 2005। तो आरटीआई को सबसे पहले किसने लागू किया था? तमिलनाडु ने लागू किया था। ठीक है, तो लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। और पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 15 जून 2005 में। यदि क्वेश्चन आता है कि धारा 1 में क्या दिया है, तो धारा 1 में यह दिया है कि यह एक्ट पारित होने के 120 दिन के अंदर लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो 1 फरवरी 2011 तक यथा विधान विद्यमान है। दैट मीन्स कि अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। याद करना कैसे है या उसको तैयार कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें कितने चैप्टर्स दिए हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने दिए हैं। तो इस आरटीआई में नंबर ऑफ जो चैप्टर्स दिए हैं वो टोटल 6 दिए। तो आपके दिमाग में होना चाहिए नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 6 हैं। अब उसको सेक्शंस को याद करने की मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ कि चैप्टर, जैसे मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे प्रिलिमिनरीज, उसमें सेक्शन दिया है, पहला सेक्शन है, उसके अंतर्गत सिर्फ 2 धाराएं हैं। 2 आर्टिकल्स याद करने हैं आपको, धाराएं याद करनी है। धाराएं नहीं बोल सकते, धाराएं संविधान के लिए यूज होती हैं। एक्ट के लिए जो होता है वो सेक्शंस यूज होते हैं। तो हम देखेंगे चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस है? 2 सेक्शंस है। पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमिटमेंट दैट मीन्स कि भारतवर्ष में कहाँ कहाँ लागू होगा। डेफिनेशंस दी रहेंगी, वो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी सेकेंड पार्ट में। अभी सब इतना जान लीजिए कि आपको पूरे चैप्टर पता होने चाहिए कि टोटल 6 चैप्टर हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं? तो 31 सेक्शंस हैं। तो अब आप खुद बताओ कि 31 सेक्शन आप रट लोगे एज इट इज़? मुश्किल होता है, 31 सेक्शंस को एज इट इज़ नहीं रटा जा सकता है। तो हमें जो पेपर से रिलेवेंट है सिर्फ उन सेक्शंस को ध्यान में रखना है। चैप्टर 2 में क्या दिया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो इसमें यदि पूछा जाए कि किस सेक्शन में राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि चैप्टर 2 में है ये, चैप्टर 2 में कितने सेक्शंस हैं, 3 से लेके 11 तक का जो सेक्शन है वो चैप्टर 2 में आता है। तो आपको पहले तो चैप्टर्स में कौन कौन से सेक्शन है, जैसे चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है, मतलब सेक्शन में 2 सेक्शन है, 1 और 2। चैप्टर 2 में कितने सेक्शन है? तो 3 से लेके 11 तक के सेक्शंस किस में है? चैप्टर 2 में है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 में कौन सा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन है, 4 में है ऑब्लिगेशंस हैं, 5th में है डेजिग्नेशंस हैं। उसके बाद आप आएंगे चैप्टर 3 पे। तो चैप्टर 3 में क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दैट मीन्स कि भारत में जो सूचना आयोग हैं या जो मेन कहते हैं ना कि हमारे जो सेंटर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनके बारे में बताया गया है। उनकी टर्म्स ऑफ ऑफिसेज दैट मीन्स कि वो कितना कार्यकाल होगा, उनको कैसे नियुक्त किया जाएगा, उनको कैसे हटाया जाएगा। ये मैं कंट्री वाइज बात कर रही हूँ, नेशन वाइज बात कर रही हूँ। हमें ये चैप्टर 3 बहुत अच्छे से पढ़ना है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें असिस्टेंट रजिस्ट्रार में जो पेपर दिया है सूचना का अधिकार, तो एक तो आपको चैप्टर 3 की 3 सेक्शन है उसको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद चैप्टर 4 में दिया है द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। चैप्टर 4 को आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दिया है, उनका कार्यकाल पूछा है, उनको निकालेगा कौन, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके कौन कौन से राइट्स हैं। तो आपको चैप्टर 4 को थॉरली पढ़ना है, चैप्टर 3 को थॉरली पढ़ना है। उसके बाद आता है चैप्टर 5, जिसमें अपील और पेनाल्टीज़ के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसमें सेक्शन 19 में अपील दिया है, सेक्शन 20 में पेनाल्टीज़ के बारे में दिया है। तो आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में 2 सेक्शन हैं, अपील और पेनाल्टीज़, ये तो ठीक से पढ़ना है। जो लास्ट वन है 6 मिसलेनियस का है, इसको कोई नहीं पढ़ता है। फिर भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा, मेरे कहने पर मत जाइएगा, एक बार उस पर नज़र डाल लीजिएगा। जैसे लाइंग ऑफ रूल्स है, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ है। तो मिसलेनियस मैं ये नहीं कह रही कि उसको पूरा छोड़ दो, पूरा मत छोड़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो। जैसे 21 से 31 है, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, ये नहीं कि उसको रटने बैठ गए, रटना नहीं है उसको। मैंने आपको बता दिया, आपको चैप्टर 3 बहुत अच्छे से करना है, चैप्टर 4 अच्छे से करना है। चैप्टर 5 में भी सिर्फ आपको अपील और पेनाल्टीज़ को ठीक से पढ़ना है, दैट्स इट। इन 3 चैप्टर्स के अलावा यदि आपको और रटने का शौक़ है या लॉ का स्टूडेंट बनकर अभी भी इच्छा है LLB करने की, तो आप जाके कर सकते हो। अदरवाइज़ यदि सिर्फ पेपर क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करना है, तो सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको जितना मैंने पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था पारित होने का और लागू होने का, सिर्फ ये थॉरली पढ़ना है। किस स्टेट में पहले लागू हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, वर्ल्ड नेशन वाइज कब हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वाइड कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्वीडन से। अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसका पारित होना और लागू होना। हाउ मैनी चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं, हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर। तो सेक्शन 1 से लेके 31 तक, उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस 31 है। आपको मेनली उस पे से चुनिंदा पढ़ने हैं जो आपकी पेपर डिमांड करती है, ना कि आप पूरे सेक्शंस रटना शुरू करें। पूरा रटोगे तो पेपर में जब एग्जैक्टली आएगा वो नहीं बनेगा। तो मैंने जब पेपर दिया था, RTI का क्वेश्चन आया था, मैं 2 क्वेश्चंस आए थे दैट टाइम, मैंने एक भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी ट्रिक को, मैं हर एक्ट को याद करते वक्त मैं यही वाला ट्रिक लेती हूँ। तो ये सिर्फ मैंने आपको कैसे याद करना है एक्ट को या कैसे पढ़ना है ये तरीका बताया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पूरा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को मैं बताऊंगी कि उसमें कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन को कैसे पढ़ना है या उसको याद कैसे किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।